मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें अटलास जैसे आपने बताया, बट हमें कैसे पता चला कि ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है? शायद ये कोई सोलर सिस्टम के दूसरे फार एंड से आया होगा यहाँ पे। में डिटेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स ओरिजिन कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है ढूंढना एल्स कॉमेट के बारे में। तो इसकी वजह से नासा ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा। सो दिस इज द कॉन्स्पिरेंसी गोइंग ऑन एंड ऑन। इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1977 में कि जब तक ये जुपिटर और मार्स के बीच में था तो इस कॉमेट की टेल ऑलमोस्ट नहीं थी उसमें। सो सर, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स है, इनका फ्यूचर में आना और कितना है? मतलब कितने और ऐसे ऑब्जेक्ट्स फ्यूचर में आएंगे, आपको क्या लगता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है कॉमेट 3 या एटलास। ये ऑब्जेक्ट इस सोलर सिस्टम का नहीं है, बल्कि एक दूर के स्टार सिस्टम से आया हुआ एक पलग्रही ऑब्जेक्ट है, जिसे नासा ने अभी के लिए तो एक कॉमेट कहा है। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये एक कॉमेट है, बट कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट या फिर एक कॉमेट हो सकता है। इसे जुलाई 2025 में नासा के एटलास टेलीस्कोप ने ढूंढ निकाला था। आज तक की स्पेस हिस्ट्री में ये तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इंटरस्टेलर स्पेस से यहाँ पहुंचा है। आज के इस एपिसोड में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे हमारे आज के गेस्ट के साथ, जिनका नाम है मिस्टर कैलाश बेलेकर, जो है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ AXSX यानी एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है। सो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सार्थक एंड आई ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू इनवाइट हियर बिकॉज ये जो कॉमेट है या जो भी एटलास 3i एटलास कह रहे हैं उसकी डिस्कशन चर्चा क्वेश्चंस ये बहुत जगह मुझे आए हैं, ईमेल आए हैं, लोगों के फ़ोन आए, मैसेज आए। तो मैंने सोचा यार सबको इंडिविजुअली आंसर करने के वजह एक क्यों ना एक वीडियो पॉडकास्ट या ऐसा कुछ किया जाए। तो देन वी थॉट वाई नॉट वी डू दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट एंड आई गेस दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल टू आवर ऑडियंस ऑल्सो कि ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्या है और इसके बारे में जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ऑन द इंटरनेट आपको बहुत सारी फेक न्यूज़ फेक कंटेंट मिलेगा, बट द फैक्ट्स आपको जानने चाहिए इस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। यस। धन्यवाद आपका। सो या हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि ये जो एटलास है, इसमें ये नाम 3i एटलास ऐसे क्यों दिया गया है? सी इन एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेसिफिकली स्पेस ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है कि कोई भी नया ऑब्जेक्ट हो, आइदर ये प्लैनेट हो, एस्ट्रॉयड हो, गैलेक्सी, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो, तो उनको एक स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर के अंडर नाम दिया जाता है, राइट। तो अगर ये कॉमेट या जो भी ऑब्जेक्ट है इसके बारे में बात करेंगे तो इसका नाम जो है 3i एटलास। तो ये एक नॉमेनक्लेचर यहाँ पे डिनोट करता है, जैसे कि 3i ये जो डिनोट करेगा ये करेगा कि इट इज़ द थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। मीन्स व्हाट कि अभी तक हमने जितने डिटेक्ट किए हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट उसमें से ये थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। अभी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी होता है कि ये हमारी सोलर सिस्टम और जहाँ तक हमारी सन का इन्फ्लुएंस है, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, उसकी बाहर की जो स्पेस है उसे हम कहेंगे इंटरस्टेलर स्पेस। और इस स्पेस से जो विजिटर आता है हम कहेंगे हमारी सोलर सिस्टम में, उसे हम कहेंगे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट या विजिटर। तो ऐसे अभी तक सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुए हैं हमें, और इसमें से तीसरा ऑब्जेक्ट ये है। तो ये 3i इसको ऐसा नाम दिया है, थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। और जो एटलास कहा गया है, आपने ये एटलास नाम बहुत सारे अदर एस्ट्रॉयड या ऑब्जेक्ट्स को भी ऑब्जर्व किया होगा। तो ये एक नासा की चिली में टेलीस्कोप है। इट्स नासा मीन्स इट्स फंडेड बाय नासा एंड ऑपरेटेड बाय द इंस्टीट्यूट, चिली इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं ये। तो इसका फुल फॉर्म जो है एटलास का ये है एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। तो ये स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टेलीस्कोप है कि ऐसे कोई एस्ट्रॉयड या ऐसी कोई जो भी सेलेस्टियल बॉडी है जो पॉसिबल इम्पैक्ट कर सकती है अर्थ को, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करना, उसकी अलर्ट देना, ये सब चीज़ें ये ऑब्जर्वेटरी करती है। तो ये ऑब्जर्वेटरी ने जुलाई 2025 में ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया फर्स्ट टाइम।
इसलिए इसको 3i एटलस ये नाम दिया गया है। अच्छा, बेवकूफ़। बट मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें अटलस जैसे आपने बताया, बट हमें कैसे पता चला कि ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ही है? शायद ये कोई सोलर सिस्टम के दूसरे फार एंड से आया होगा यहाँ पे, राइट। ऐसे भी हो सकता है? यस, बराबर है। सी इन द एस्ट्रोनॉमी डिटेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स ओरिजिन, कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है ढूंढना। तो उसमें बेसिकली अगर ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स थे कि जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। तो इसमें दो पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इनिशियल लेवल पे डिसाइड करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इंटरस्टेलर है या नहीं है। तो फर्स्ट वन, उसका स्पीड, राइट। बिकॉज वी हैव द केपलर्स लॉ एंड अदर एस्ट्रोडायनामिक्स कैलकुलेशंस, कि जितनी भी सन के इन्फ्लुएंस से ऑर्बिटिंग करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में बॉडीज़, तो उनका मास और उनका स्पीड हमें पता होता है या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दे आर विद इन सम लिमिट ऑफ स्पीड। बट जब इसका स्पीड ऑब्जर्व किया गया, इस खासतौर इस इंटरस्टेलर 3i एटलस का, तो ये स्पीड लगभग 68 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना, यानी कि ऑलमोस्ट आप इसको अगर पर आवर में कैलकुलेट करें तो ये 25,000 तक जाएगा पर किलोमीटर। तो इतना जो स्पीड था इसका, ये किसी ऐसे ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता जो हमारे सोलर सिस्टम में है, विद इन सोलर सिस्टम, बिकॉज द ऑब्जेक्ट नीड दैट मोमेंटम टू गेन दैट स्पीड, ओके, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन दैट मोमेंटम हार्डली अचीव्ड। तो इसीलिए पहली चीज़ तो ये डिटेक्ट हुई कि इसका स्पीड। दूसरी चीज़ कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसके लिए गए तो इसकी एक बैक ट्रैजेक्टरी, एक प्लॉटिंग का एक मेथड होता है कि इसकी फॉरवर्ड ट्रैजेक्टरी हमें अगर पता चली तो इसकी बैकवर्ड ट्रैजेक्टरी हम ट्रेस कर सकते हैं कि इसकी बैकवर्ड ट्रैजेक्टरी, इसका पाथ कहाँ से था। एंड जब हम वो पाथ ट्रेस करते हैं तो उसमें पता चलता है आइदर इट इज़ इलिप्टिकल और पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। तो जो हाइपरबोलिक ऑब्जेक्ट होता है ट्रैजेक्टरी, तो वो कंसिडर किया जाता है कि आउटसाइड द सोलर सिस्टम, बिकॉज इन द सोलर सिस्टम ऑल द ऑब्जेक्ट रिवॉल्व इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट बिकॉज द केपलर्स लॉ और द सन्स ग्रेविटी आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस। बट जो सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं ऑब्जेक्ट, उनका पाथ जो होता है वो हाइपरबोलिक होता है। हाइपरबोला नथिंग बट द वन ज्योमेट्री इन योर मीन्स ज्योमेट्री फिगर की, जिसका जो फोकाई जो होता है वो इसेंट्रिसिटी के कम होता है। तो उसकी वजह से जो पाथ होता है दैट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग रेडियस कह सकते हो आप उसे। तो ये बात उसकी डिटेक्ट हुई। तो ये जो दो प्राइमरी डिटेक्शन या ऑब्जर्वेशंस निकाले जाते हैं उससे डिटेक्ट होता है कि ये सोलर सिस्टम का ऑब्जेक्ट है या सोलर सिस्टम के बाहर का ऑब्जेक्ट है। तो ये इसकी ये दो खासियत थी ये ऑब्जेक्ट की। अच्छा, बट कुछ साइंटिस्ट ने ये भी बोला है कि जब ये हमारे पास आ रहा है, इसके टेल में से हमें CO2 के कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऐसा भी लोगों का कहना है कि ये कोई एलियन स्पेसशिप इमिशन कर रहा है पीछे, उसमें से ये हो रहा है। तो आपका क्या कहना है इस पे? अभी बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें कि जैसे जुलाई में इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया गया तो तब ये ऑलमोस्ट जुपिटर के पास था, बिकॉज बियॉन्ड द जुपिटर वी कैन नॉट ऑब्जर्व सच स्मॉल एंड नो वेरी स्मॉल थिंग्स इन आवर टेलीस्कोप। जब जुपिटर क्रॉस किया उसने तो तब उसका ऑब्जर्वेशन जुलाई से शुरू हुआ। तो जो आपने कहा कि इसके टेल से या इसके इमिशन में CO2 गया है, तो जनरली कॉमेट जो होते दैट इज़ ऑलमोस्ट 90% और 80% फुल्ली आईसी बॉडीज़ होती है, राइट। तो आईसी बॉडीज़ जैसे ही सन के हीट जोन में आती है या पास आती है तो उनकी जो आईसी मटेरियल है, वाटर मटेरियल, उसका सब्लिमेशन होना शुरू होता है। सब्लिमेशन मीन्स व्हाट, कि जो आइस वाटर है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है, नॉट इन द लिक्विड। आइस सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर ऐसा कह सकते हो, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन में ऐसा माना जाता है कि वाटर वेपर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में मिलता है, एंड अगेन जो मिनरल्स होंगे उसका वेपर मिलता है, खासतौर पर वाटर वेपर ज़्यादा होता है। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन लिया गया है इसमें थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज में कहूँगा वो ज़्यादा था। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है बट इतना नहीं था। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो कुछ थ्योरीज ऐसी इसमें दी जाती है कि व्हेन यू
बर्न समथिंग लाइक फ्यूल, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है। तो ये एक एलियन शिप है और इसमें से फ्यूल बर्न हो रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, राइट। बट इसमें थोड़ा साइंटिफिक मेथड हम अगर यूज़ करेंगे तो मैं आगे बताऊंगा कि ये कॉमेट जो है ये इंटरस्टेलर तो है ही, बट ये काफ़ी पुराना कॉमेट है, इट्स एन एंशियंट कॉमेट कह सकते हैं आप इसे। तो और ये काफ़ी दूर से भी आया है, इट्स एन वेरी लॉन्ग, बिकॉज वी कैन से दैट कि ये बहुत सारे स्टार्स के बाद स्टार्स को पार करके यहाँ पे आया है। तो इतने सारे कोल्ड टेम्परेचर कोल्ड इन्वायरमेंट से जाने के बाद जो उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो इवेंचुअली कलेक्शन हुआ है वो आइसी फॉर्मेट में हुआ है, एंड दैट आइस गेट नो इवेपरेटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो आपको ज़्यादा दिखेगा। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है, ऐसा कोई हमारे पास अभी प्रूफ नहीं है, तथ्य नहीं है कि ये इमिशन फ्यूल बर्निंग की वजह से हो रहा है, बट या द कार्बन डाइऑक्साइड जो देखा गया है वो ज़्यादा देखा गया है इसकी टेल में। Superb. जैसे आपने कहा इसकी एज बहुत ज़्यादा है, कुछ रिपोर्ट्स के प्रमाण ये है 5 से 10 बिलियन साल पुराना है, यानी ये हमारे सोलर सिस्टम से भी ज़्यादा ओल्ड है। तो शायद इसमें कुछ ऐसे अवशेष होंगे जिससे हमें कुछ नया मिल पाएगा उसके बारे में। तो ये कौन से अवशेष कुछ मालूम हुआ है नासा को अब तक? सी अभी तक जितना, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है, मैंने भी इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुए फ्रॉम द जुलाई वो पढ़े हैं रिसर्च पेपर, खासतौर पर ऑब्जर्वेटरीज के, एंड जो हॉवर्ड हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है या कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, तो कंपोजिशन जो होता है किसी भी कॉमेट का या सेलेस्टियल बॉडी का, तो उससे हमें दो चीज़ें पता चलती है कि इसका ओरिजिन कहाँ पे है, एंड सेकेंड थिंग ये कितना पुराना है, राइट। क्योंकि जैसे ही टाइम बीतता जाता है तो हर एक एलिमेंट पे इस टाइम का इफेक्ट होता है, एंड वी कैन ऑब्जर्व द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ एनी बॉडी, देन वी कैन से दैट हाउ ओल्ड इट इज़। तो ये एक रीज़न है कि इसमें जो एलिमेंट्स पाए गए हैं उसमें मुख्य तौर पर जो है निकेल का प्रमाण ज़्यादा है, आयरन बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू निकेल, देन वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड कुछ रेयर एलिमेंट्स है जो पाए गए, बट अभी तक उनकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो एग्जैक्टली वही है। बट या द निकेल इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन दिस कॉमेट। तो इसकी वजह से जो मैंने पहली दो चीज़ें बताई थी कि एक तो इसकी ट्रैजेक्टरी हाइपरबोलिक, दूसरा इसका कंपोजिशन, और एक तो साइज़, इसका जो साइज़ है, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका जो एज बता जा रहा है कॉमेट का, वो ऑलमोस्ट 7 बिलियन ईयर्स पुराना कॉमेट है। मीन्स आप मान लीजिए कि हमारी सोलर सिस्टम या सन जो है ये 4.5 बिलियन ईयर पुराना है, मीन्स हमारा सन, तो उससे भी पुराना ये कॉमेट है, डबल कह सकते हो उसमें ऑलमोस्ट। तो डबल एज का कॉमेट हमारी सोलर सिस्टम में आया है। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड नो फैंटेस्टिक थिंग कि इतने पुराने ऑब्जेक्ट को हम अपने घर बैठे मीन्स सोलर सिस्टम में बैठे हुए ऑब्जर्व कर सकते इतने नज़दीक से। खूब। जैसे आपने कहा ये तो हमारे बर्थ से भी पुरानी चीज़ें हैं, मतलब उसमें जो भी पाई गई है। तो यह हमारा अगला सवाल ये है कि हबल और जेम्स वेब से हमें अभी तक इस कॉमेट के या फिर एलियन ऑब्जेक्ट के बारे में क्या इंसाइट्स मिले हैं? ओके, सी हबल एंड जेम्स वेब हमें बताइए दो पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप से जो हमारे स्पेस में या अर्थ के आसपास है टू ऑब्जर्व द स्पेस, राइट। तो पहली बार तो ये कॉमेट देखा गया और एटलास टेलीस्कोप से, उसके बाद सारी दुनिया की जो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से उन्होंने इस कॉमेट में इंटरेस्ट लिया। जब और भी डेटा रिवील होने लगा कि या ये दिस इज कॉमेट इज इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एंड ये वेरी यूनिक फीचर दिखाई दे रहे थे इसके, तब जो स्पेस टेलीस्कोप से, नॉट ओनली द स्पेस टेलीस्कोप, मार्स पे जो ऑर्बिटल है, मार्स के अराउंड जो ऑर्बिटल घूम रहे हैं और मार्स के ऊपर जो रोवर्स है, इन सब के कैमराज इस कॉमेट के ऊपर फोकस हुए और इनसे जो डेटा मिला हमें, तो उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पहले तो मटेरियल कॉम्पोजिशन का डेटा मिला, मीन्स हमें उसकी वेपर, उसकी टेल, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिली। देन उसका जो कोर था, मीन्स कोर के एलिमेंट को ऑब्जर्व करने को मिला। हबल ने एंड जेम्स वेब ने इसके काफ़ी अच्छे फोटोग्राफ्स निकाले, बट स्टिल इसकी जो ट्रैजेक्टरी थी वो काफ़ी दूर थी हमारे इस पूरे टेलीस्कोप से। तो अभी तक इसका ऐसा क्लियर कट फ़ोटो अभी तक हमें नहीं मिला है।
These telescopes only help to detect the trajectory and some surface level features only. अच्छा, हमने बीच में कुछ इमेजेस देखी होगी, आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी है इंस्टाग्राम एंड अलग-अलग सोशल मीडिया पे, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में लाइट्स दिख रही है एंड जो ट्रैवल कर रहा है हमारे सोलर सिस्टम के बीच में। सो ये एक असली इमेज थी या फिर ये कोई झूठी इमेज थी? या जो इमेजेस आपने देखी समहाउ लाइक स्पेस शिप और एलियन शिप, ये टोटली फेक इमेजेस थी। और वो कहाँ से की गई थी ये भी मैं शायद बता सकता हूँ, कोरिया या जापान उसका सोर्स था मेनली। तो वहाँ से वो फेक इमेजेस बनाई गई थी जिसमें लाइट्स वगैरह दिखाई गई थी। इतनी ऐसी नज़दीक की और ऐसी प्रोमिनेंट इमेज अभी तक इस कॉमेट की नहीं पाई गई है, बिकॉज सी अभी तक वो अर्थ के पास नहीं आया है नज़दीक। जो मैक्सिमम उसका क्लोजिंग पॉइंट है अर्थ के नज़दीक वो दिसंबर में है। तो इतनी नज़दीक इतनी क्लियर इमेज तो मिल ही नहीं सकती अभी तक। और सेकेंड थिंग कि ये जो कॉमेट की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इतनी क्लियर इमेज लेना इतनी दूर से पॉसिबल नहीं है। तो ये टोटली फेक इमेजेस थी। अच्छा, सो ये जो कॉमेट का भी पाथ है, जैसे आपने कहा ये जुपिटर के यहाँ से पास हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा अभी? जुपिटर के यहाँ से पास होके? अभी इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी हुई थी जब हमने ऑब्जर्व किया था, तो जुपिटर के मीन्स पास था वो। जुपिटर के पास से वो मार्स के पास में आया, द क्लोजेस्ट ऑन द मार्स। मार्स के पास में उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली गई, जिसमें से नासा के रिकनेसेंस जो ऑर्बिटल है नासा का, जिसका कैमरा अभी तक का सबसे हाई डेफिनेशन कैमरा है, उसने भी फ़ोटोज़ ली है। बट अनफॉर्चुनेटली नासा इज़ नॉट रिलीजिंग दैट फ़ोटो। बाकी सब टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरीज ने फ़ोटो अपनी अपनी रिलीज़ की है, डेटा रिलीज़ किया है। तो मार्स को क्रॉस करते करते वो सन के नज़दीक गया, और जैसे ही सन को टर्न अराउंड करना होता है, उसे पेरिहिलियन कहते हैं। तो पेरिहिलियन का जो पैसेज था, उस पैसेज में ये कॉमेट विजिबल होना बंद हो गया, बिकॉज सी इट इज़ वेरी क्लोज टू सन एंड देन आफ्टर सम टाइम इट गोज़ बिहाइंड द सन। तो तब ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल था। तो अक्टूबर के एंड में लाइक 29 to 30 अक्टूबर ये सन को भी क्रॉस करके उसके अराउंड से बाहर आया। अभी वो लगभग मर्क्यूरी जो विनस के पास है। एंड कॉन्स्टिलेशन की बात करेंगे तो वो वेर्गो कॉन्स्टिलेशन में है, और लगभग वो हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में मॉर्निंग के टाइम लाइक 8 AM 9 AM के आसपास वो दिखता है स्काई में। अच्छा, बट जैसे आपने बताया नासा ये रिवील नहीं कर रहा है, तो कुछ तो होगा फॉर श्योर। मतलब जिस वजह से वो बता नहीं रहे हैं, यानी कि कुछ तो हो सकता है राइट पीछे। Yes, see, the various reason NASA is not releasing this photo. Everyone means जो भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है कॉमेट के ऊपर, दे आर डिमांडिंग दिस फोटोज बिकॉज दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज वो सबसे हाई डेफिनेशन कैमरा से ली गई है, और मार्स के जब सबसे नज़दीक था वो तब ली गई है। तो इट्स रियली डिटेल्ड फोटो, बट नासा इज़ नॉट रिवीलिंग। उनका जो कारण है वाई दे आर नॉट रिवीलिंग, तो जैसे कि आपको पता है कि यूएस में पिछले 40 डेज से गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है। गवर्नमेंट शटडाउन एक प्रोसेस होता है जब यूएस का जो सेनेट होता है वो गवर्नमेंट चलाने का एक बजट प्रपोज करता है, एंड इफ़ दैट प्रपोज बजट इज़ नॉट सैंक्शन बाय ऑल सेनेट हाउस, जब तक वो सैंक्शन नहीं होता है तब तक गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ है, मेन बॉडीज़ लाइक डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी वगैरह, ये सब छोड़ के जो एक्स्ट्रा बॉडीज़ है वो टोटली बंद की जाती है। वो अंडर द ब्यूरोक्रेट या सेनेट के अंडर कंट्रोल में आती है। तो इसी प्रोसेस के अंडर ये जो इमेज थी या नासा का जो डिपार्टमेंट था, ये जो भी है, ये शट डाउन हुआ, और पूरा कंट्रोल ब्यूरोक्रेटिक्स थे नासा के, सॉरी यूएस गवर्नमेंट के, उनके अंडर आया। सो दे आर पुटिंग दिस रीज़न कि इन दिस टोटल शटडाउन वी कैन नॉट रिलीज एनी डेटा। बट कुछ लोग जो है ऐसा मान रहे कि नासा को इसमें कुछ तो भी ऐसा मिला है दैट मेस रिवेल समथिंग एल्स कॉमेट के बारे में। तो इसकी वजह से नासा ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा। सो दिस इज़ द कॉन्स्पिरेसी गोइंग ऑन एंड ऑन, बट ये कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। नासा हैज़ टू रिलीज दिस डेटा, बिकॉज आफ्टर ऑल गवर्नमेंट का जो टैक्स पेयर है यूएस के, उनकी टैक्स पेइंग की वजह से ही ये पूरा मिशन चल रहा है, तो उन्हें रिलीज़ करना ही होगा।
वो तो है ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा? चाइना भी इस रेस में अभी उतर रही है, तो चाइना के पास भी फर्स्ट और डेटा होगा इस बारे में। तो एक बार इन दोनों की रेस लग गई, फोटो निकालने पीछे, फिर फोटो ये करने में, तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा। वो तो रेस पहले से ही लगी है ना। जैसा चाइना का जो टियांग स्पेस स्टेशन, टियांग यांग स्पेस स्टेशन, उसने कुछ फ़ोटोज़ रिलीज़ की। नासा चाइना का एक ऑर्बिटर है मार्स के आसपास, तो उस ऑर्बिटर ने भी जो फ़ोटोज़ निकाली थी वो भी उन्होंने डेटा रिलीज़ किया, और उससे कंफर्म हुआ था दो चीज़ें। एक तो उसका मटेरियल कंपोजिशन कंफर्म हुआ था जो मैंने आपको बताया, और उसका जो टेल का जो शेप था या जो टेल फॉर्मेशन पीरियड था उसका डेटा रिलीज़ किया था उन्होंने। तो ये जो कॉमेट है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा, आपको क्या लगता है? हमारे पास जो डेटा है वो बताता है ये मिल्की वे के सेंटर से आया, जहाँ पे बहुत सारा ब्राइटनेस है, बट आपके हिसाब से कहाँ से आया होगा ये? यस, सी, किसी भी कॉमेट का जो ओरिजिन होता है ये एक स्टार सिस्टम से होता है। जैसे हमारी स्टार सिस्टम या सोलर सिस्टम है, तो हमारे सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट रीजन जो जिसे ओर्ट क्लाउड हम कहते हैं, उसमें कॉमेट्स होते हैं, और जो कॉमेट वहाँ से अंदर आते हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी या इंटरस्टेलर बॉडी जो है उसका ओरिजिन किसी भी स्टार से ही होगा। अभी पर्टिकुलर इस कॉमेट के बारे में अगर बात करें तो इसका जो बैकवर्ड या बैक पाथ ट्रेस किया गया था, तो वो आया था गैलेक्सी के मीन्स हमारे मिल्की वे के सेंटर से, जो सैजिटेरियस कॉन्स्टिलेशन का रीजन है। तो दिस इज़ द कॉमेट ओरिजिन फ्रॉम दैट सैजिटेरियस कॉन्स्टिलेशन इन 2D प्लेन हम कहेंगे। बट विच स्टार और व्हाट स्टार इज़ द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ दिस कॉमेट, ये अभी तक पता नहीं चला। मैंने जैसे कहा कि ये बहुत ही एंशियंट कॉमेट है, 7 बिलियन ईयर्स पुराना। तो इतना पुराना, जब तक हमें पूरा इसका डेटा नहीं मिलता कुछ, तब तक ये कहना मुश्किल है कि किस स्टार सिस्टम से ये आया है, राइट। बट एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1977 में अभी तक का जितने भी हमने ऑब्जर्वेशंस किए हैं स्पेस में, उसमें से एक सिग्नल हमें डिटेक्ट हुआ था दैट इज़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नॉट नेचुरल सिग्नल, जिसे वाव सिग्नल भी कहा जाता है, कि ये 99% आर्टिफिशियल जनरेटेड सिग्नल था, जिसे वाव सिग्नल भी कहा गया था। तो उसका जो ओरिजिन था वो भी सेम था, सैजिटेरियस कॉन्स्टिलेशन, सेंटर ऑफ द मिल्की वे, और इस कॉमेट का जो डायरेक्शन है आने का वो भी सेम है। तो इट क्रिएट्स मोर एक्साइटमेंट दैट कि ये सिग्नल और इस कॉमेट का कुछ रिलेशन है या कुछ नहीं। आगे आने वाला जो पीरियड है, इंफॉर्मेशन है, ये बहुत सारी नई चीज़ें हमें देने वाला है। शायद ऐसा हो सकता है कि वही एलियंस जिन्होंने हमें सिग्नल भेजा वो आ रहे हो। आपको क्या लगता है? ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सी, वी आर एस्ट्रोनॉमर एंड साइंस बेस, और साइंटिस्ट कह सकते हो आप, या साइंस स्टडी करने वाले। तो हम जो चीज़ हमारे साथ सामने है, जिसके प्रूफ्स हमें मिले हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, और जो प्रूफ बेस नहीं है उसके प्रूफ्स कैसे मिला सकते हैं, हम कैसे मिल सकते हैं उसको देखते हैं, राइट। बट किसी भी हाइपोथेसिस को थ्योरी में कन्वर्ट करने के, सॉरी, फैक्ट्स में लाने के लिए, with the limited facts and limited proofs we cannot say कि ये एग्जैक्ट साइंस है या फैक्ट है। बट नासा के बहुत बड़े जो साइंटिस्ट या है, उन्होंने एस्ट्रोफिजिस्ट कोबी जी, उन्होंने बोला कि ये एक एलियन नहीं हो सकता है। सी, नासा कानूनी तौर पर या एक अथॉरिटी तौर पर ऐसा कुछ अभी तक उसने रिवेल नहीं किया है कि ये एलियन शिप है या एलियन हो सकते हैं। नासा के प्रोजेक्ट के साथ जिन्होंने काम किया है, खासतौर पर एक प्रोफेसर एंड डॉक्टर है, साइंटिस्ट कह सकते हो उन्हें, एस्ट्रोनॉमर कह सकते हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही है वो, डॉक्टर एवी लोब करके। तो उनका ये बहुत मानना है कि इसे हमें एक इंटरस्टेलर आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट या टेक्नोलॉजी के तौर पर भी स्टडी करना चाहिए इस कॉमेट को। और इसकी वजह से पूरे साइंस कम्युनिटी में या एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी में 3 ग्रुप हो गए हैं। पहला ग्रुप जो है जनरल ग्रुप है, कि जो इस कॉमेट को या इस ऑब्जेक्ट को जनरल एक कॉमेट या एक ऑब्जेक्ट मान रहा है कि ये आया है सोलर सिस्टम में, इसको स्टडी करना है एंड देन रिकॉर्डेड। दूसरा जो ग्रुप है, खासतौर पर जो एवी लोब जो है, प्रोफेसर एवी लोब,
वो उनका जो ग्रुप है या उनकी कैटेगरी में ऐसा माना जा रहा है कि ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। एंड इसके हमें ऐसी दृष्टिकोण से ही देखना है और स्टडी करना है जितना हो सके उतना। और जो तीसरा ग्रुप है ये एक्साइटिंग ग्रुप है, ये दोनों तरफ से नहीं है, ये इसका डेटा लेना चाहता है। जिस ग्रुप में मैं आता हूँ, आप सब आते हैं, ऑडियंस भी आती है, कि जो देखना चाहता है कि ये कॉमेट है या नहीं है या फिर एलियन टेक्नोलॉजी है। भाई, हमें तो बस वो एंटरटेनमेंट ही होता है आम जनता को। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी यही होती है, खोजी होती है। मेरा अगला सवाल ये है कि एक आम जो कॉमेट होता है और जो ये कॉमेट है एटलास, इसमें क्या फ़र्क है जिससे ऐसे लग रहा है कि ये कोई और चीज़ हो सकती है, शायद कॉमेट नहीं हो, कोई और चीज़ हो। तो ये कौन सी चीज़ फ़र्क है? अच्छा, सी मैं आपको बताता हूँ। जनरली हमारी सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि बड़ी बॉडीज जनरली प्लैनेट्स होती है, उनके अलग क्राइटेरिया होता है। उसके बाद सैटेलाइट्स जैसे मून वगैरह हुआ, उसके बाद आते हैं छोटी बॉडीज जिसके ऊपर सन का इन्फ्लुएंस है या स्टार का, तो वो एस्ट्रॉयड किया कहा जाते हैं, राइट। बट ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो एस्ट्रॉयड से बड़े होते हैं साइज़ में, और वो सन के इन्फ्लुएंस में डायरेक्ट नहीं होते, वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस, बट उनका इन्फ्लुएंस होता है। उसकी वजह से उनका जो ऑर्बिट होता है सन के अराउंड घूमने का, वो काफ़ी बड़ा होता है। इट्स एन वेरी लार्ज इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो उन्हें कॉमेट कहा जाता है, राइट। और ये कॉमेट जो है ऑलमोस्ट ये आते हैं आउटर रीजन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो आउटर रीजन होने के वजह से क्या हुआ है, वहाँ पे टेम्परेचर इज़ ऑलमोस्ट नियर टू एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो उसकी वजह से ज़्यादातर उसका जो कंपोजिशन होता है मटेरियल, वो आइस मटेरियल ज़्यादा होता है। तो जब कॉमेट ऑर्बिटिंग करते करते सन के नज़दीक आता है, तो ये जो आइस मटेरियल है ये सन के हीट की वजह से, जैसा मैंने कहा, सब्लिमेशन होना शुरू हो जाता है। तो उसको नेचुरली एक टेल आती है कॉमेट को, आपने देखा होगा इमेजेस में। तो वो टेल जो होती है, ये टेल होती है सन के अपोजिट डायरेक्शन में। अभी वो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होती है? क्योंकि सन जो है कंटिन्यूसली हाई एनर्जी विंड पार्टिकल्स जो है छोड़ता रहता है। तो ड्यू टू दैट विंड एनर्जी और हाई एनर्जी पार्टिकल्स, वो फोर्स करते हैं इस पूरे सब्लिमेशन वेपर को उसके अपोजिट या उसके अपोजिट साइड में जाने के लिए, तो एक टेल दिखाई देती है। तो जनरली कॉमेट की कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसी होती है कि कॉमेट होगा तो उसे टेल आएगी जब वो सन के नज़दीक आएगा। साथ ही साथ अगर ज़्यादा नज़दीक नहीं है, यानी कि टेल नहीं है, तो उसे उसका जो सरफेस होता है वो इवेप्रेशन होना शुरू हो जाता है और वो कवर हो जाता है इवेप्रेशन सेमी क्लाउड या ककून में। तो उसे कहते हैं कॉमा, कॉमा ऑफ कॉमेट। ओके, तो कॉमा आता है, कॉमा आने के बाद टेल आती है। टेल आने के बाद जनरली ऐसा देखा गया है कि जब वो पेरिहेलियन में जाता है सन के यहाँ पे, तो द टेम्परेचर राइजेस एक्सट्रीम, एंड इसकी वजह से जो कॉमेट के अंदर अंदर जो वाटर पार्टिकल्स है या जो वाटर पार्ट है, वो ज़्यादा इवेपरेट होकर ज़्यादा प्रेशराइज टेल या जेट्स छोड़ने लगता है। तो जनरली उसका जो स्पीड है आफ्टर द पेरिहेलियन ये बढ़ जाता है। इट्स एन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमेट। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इस कॉमेट के भी दिखाई दे रहे हैं। बट तो चीज़ है, एक दो चीज़ है कि जो थोड़ी सी इसमें हैरान करने वाली थी, कि जब तक ये जुपिटर और मार्स के बीच में था, तो इस कॉमेट की टेल ऑलमोस्ट नहीं थी, इसको मीन्स टेल ही नहीं थी उसको। एंड जैसे ही ये मार्स को क्रॉस किया और सन के नज़दीक जाने लगा, तब इसकी टेल आई, बहुत बड़ी टेल आई इसकी। देन सेकेंड थिंग ऐसी ऑब्जर्व की गई कि जैसे पेरिहेलियन के पास गया, तब तक इस कॉमेट ने बहुत, इट्स बिकम ए सेलिब्रिटी, राइट। तो इसने बहुत फेम कलेक्ट किया था। तो ऐसा मान रही थी कि अगर पेरिहेलियन के बाद अगर इसका स्पीड बढ़ जाता है, जो कि बढ़ता है, हर कॉमेट का बढ़ता है, तो इसका स्पीड अगर बढ़ गया तो ऐसा माना जाएगा कि इसके अंदर कुछ तो भी इंजन लगा हुआ है, जेट फायर बूस्टर्स है, और वो आर्टिफिशियल नॉन ग्रेविटेशनल वेलोसिटी पा रहा है, बिकॉज इट्स नीड द स्पीड टू गेट आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, ये वो सब चीज़ें। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गई थी। बट इसमें से एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ इस कॉमेट के बारे में, कि इस कॉमेट का जो ट्रैजेक्टरी या जो स्पीड था, या जो भी हम कहेंगे इसको,
तो उसकी टेल कम होना ज़्यादा होना ये थोड़ा हैरान करने वाला चीज़ था। जब उसने पेरिहेलियन क्रॉस किया तो उसको एंटी टेल भी आई। एंटी टेल मीन्स व्हाट, एक टेल होती है सन के अपोजिट डायरेक्शन में और एक छोटी टेल आई जो सन के डायरेक्शन में थी। इट्स ए वेरी स्मॉल टेल। इसकी एक टेल जो थी ये सन के डायरेक्शन में थी, बहुत ही छोटी टेल थी, उसे एंटी टेल कहा जाता है। और एक टेल जो नॉर्मल कॉमेट की होती है अपोजिट टू सन। तो ये जो छोटी टेल थी इसके बारे में भी थोड़ा इसके हैरान करने वाली चीज़ थी कि ऐसा पहले किसी कॉमेट को नहीं मीन्स ऑब्ज़र्व किया गया। बट स्टिल कुछ लोगों का ऐसा मानना है, साइंटिस्ट या ऑब्जर्वर का, कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है इस टेल को देखना, क्योंकि ये जो कॉमेट है ये काफ़ी बड़ा है, राइट। तो उसकी वजह से जो कॉमा क्रिएट हो रहा है और वो ऑप्टिकल इल्यूजन दे रहा है हमें। और कुछ जो कैटेगरी ऑफ पर्सन्स है या एस्ट्रोनॉमर्स है जो इसे एक एलियन टेक्नोलॉजी मानते हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये एक एंटी थ्रस्टर टाइप काम कर रहा है, जो उसके सामने से भी कुछ थ्रस्ट क्रिएट करेगा स्पीड देने के लिए। तो ऐसा कुछ कॉन्स्पिरेसी इसके कुछ फीचर्स के बारे में है। बट डेफिनेटली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेट है, क्योंकि आज तक जितने भी कॉमेट या जितने भी ऑब्जेक्ट देखे गए उसमें से सबसे हैरान करने वाले फीचर्स इसके हैं, ये नो डाउट इसके है, या इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के होते हैं। यस। सो ये जो कॉमेट आया है मिल्की वे के सेंटर से हमारी तरफ आया है, अभी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, ये किस तरफ जाएगा आगे? ये जो डायरेक्शन होगी इस कॉमेट की, ये अभी तो फिलहाल वेर्गो कॉन्स्टिलेशन में है। वेर्गो कॉन्स्टिलेशन से अभी ऐसा माना जा रहा है कि ये जाएगा टूवर्ड्स द मीन्स, जैसा कि ये इससे आया है अपना सैजिटेरियस इज़ द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे, राइट। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाएगा, लाइक सिग्नस कॉन्स्टिलेशन या जो कॉन्स्टिलेशंस थी। बट स्टिल जब तक ये अर्थ को क्रॉस नहीं करता, हमें और भी डेटा इसका नहीं मिलता, तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि कहाँ जाएगा ये। बट या इसके पहले के जो ऑब्जेक्ट्स थे लाइक उमा उमा एंड बोरोविस, तो वो कॉमेट्स ऑलमोस्ट उमा उमा तो हमारी सोलर सिस्टम के पार चला गया है। अभी उसको ऑब्जर्व कर पाना भी मुश्किल है सिग्नस कॉन्स्टिलेशन की डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन कुछ दिनों में प्रॉपर हमें डिसाइड कर मिल सकती है कहाँ पे होगी। सो सर, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स है इनका फ्यूचर में आना और कितना है, मतलब कितने और ऐसे ऑब्जेक्ट्स फ्यूचर में आएंगे, आपको क्या लगता है? सी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो है इसकी कॉन्स्पिरेसी मेरी हिसाब से, मेरा भी एक इसमें थॉट ऐसा है कि पिछले 8 साल में 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमने डिटेक्ट किए, राइट। और बहुत सारी क्वेश्चंस मुझे इसके ऊपर आई कि पिछले ही 8 या 10 साल के आसपास वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 ने हमारी स्पेस या सोलर सिस्टम को क्रॉस किया या एज के यहाँ पे गया। तो इज़ देयर एनी कोइंसिडेंस इन बिटवीन दैट? बट साइंस की तौर से इसे देखना है तो पिछले कुछ 10-15 सालों में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, राइट। हमने ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप, हाई एडवांस टेलीस्कोप बनाई है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स किए हैं जो 24 घंटे आपकी आकाश को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो ड्यू टू इंक्रीज इन दिस टेक्नोलॉजी ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइंडिंग दिस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ऑल्सो इंक्रीज। तो ये भी इसका रीज़न होता है। आगे आने वाले सालों में ऐसा फिक्स नहीं कहा जा सकता कि कितने ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, बट ज़रूर ज़्यादा ऑब्जेक्ट हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, इंटरस्टेलर या ऐसे एलियन ऑब्जेक्ट कह सकते हो इसको। यस, सो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपका कहना है कि आएगी, आ सकते हैं, राइट। बट शायद ऐसा भी हो रहा हो कि अभी भी वो आ रही है बट हम उन्हें डिटेक्ट ना कर पाए, शायद हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं जो हम छोटी या बहुत ज़्यादा बड़ी ऑब्जेक्ट्स को ना देख पाए। यस, हो सकता है ना, हो सकता है डेफिनेटली। सी अभी भी आप अगर देखोगे, नासा ने जो इमेज रिलीज़ की थी इसकी ऑब्जर्वेशन की, तो उसके बैकग्राउंड में मिलियंस या बिलियंस ऑफ आपको स्टार्स या ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, और उसमें से छोटा सा ये ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है। सी हाउ लिटिल दिस ऑब्जेक्ट इन दैट मीन्स वीडियो और इमेज। तो इतने छोटे से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना ये मुश्किल बात है। अभी नासा की टेक्नोलॉजी है या एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट हर बार वो टेक्नोलॉजी पूरे आसमान को नहीं कवर कर सकती। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी आ गए होंगे। अभी रिसेंटली एक और ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है, बट इट इज़ नॉट द इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, इट इज़ एन आउटर मोस्ट ओर्ट क्लाउड जो है वहाँ से आया है, C/2025। उसे भी कॉमेट ही कहा जा रहा है, छोटा कॉमेट है ये।
या ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है अभी तक, तो ऐसा डिटेक्ट हो रहा है, ये नज़दीक आया है सन के, इसकी वजह से डिटेक्ट हुआ है। तो हमारी सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ भी गए होंगे, अभी भी आ रहे होंगे, बट हमें डिटेक्ट नहीं हुए, हो सकता है ऐसा। श्योर, शायद हो सकता हो। बट मुझे और एक ऐसा इसमें डाउट है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने बताई 3i एटलास, ये इतनी बड़ी है, इसके अंदर और छोटी, इसके अराउंड भी छोटे छोटे हमने जेट स्ट्रीम्स देखे हैं, राइट? तो शायद उसके अराउंड कोई छोटी ऑब्जेक्ट हो जो ट्रैक करते हुए इसके पीछे आ रही हो, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। अभी देखिए, ये जो जब इसने पेरिहेलियन क्रॉस किया और जो सन के बाहर से बाजू से निकला वो, तब उसके बाद उसके लगभग 7 से 8 जेट्स ऑब्जर्व किए गए। तो अगेन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो अपनी ट्रैजेक्टरी को करेक्ट करने के लिए थ्रस्टर को एडजस्ट कर रहा है और ट्रैजेक्टरी करेक्ट कर रहा है, ऐसा मानना है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये कॉमेट के अंदर जो वाटर या आइस पॉकेट्स है, सन के नज़दीक जाने के बाद वो आइस पॉकेट पिघल के या उसका सब्लिमेशन होके इन द वेरियस डायरेक्शन ये स्मॉल स्मॉल जेट्स या टेल्स आपको दिखाई दे रही है। तो अगेन इट इज़ टू डिफरेंट ओपिनियन एज पर द दियर बेस फाउंडेशन, राइट। बट ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा पहला ऑब्जेक्ट नहीं जो हैरान करने वाला था। जो पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आया था उमा, दैट इज़ मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला था। बिकॉज वाई, पहली चीज़ तो उसका अगर शेप आप देखोगे तो उसे सिगार शेप बोलते हैं, एक फ्लैट शेप होता है सिगार जैसा, तो वो उसका शेप था। अगेन कि वो कॉमेट जैसी एक भी चीज़ डिस्प्ले नहीं कर रहा था, इसलिए उसे जायंट एस्ट्रॉयड का नाम दिया गया, इंटरस्टेलर एस्ट्रॉयड, नॉट ए कॉमेट। बिकॉज जब वो सन के नज़दीक गया तो उसने टेल नहीं छोड़ी, उसको कॉमा क्रिएट नहीं हुआ। और जब पेरिहेलियन क्रॉस किया उसने, तो एक कॉमेट ही ऐसा चीज़ है जो अपनी स्पीड बढ़ता है इस कॉमेट का, ड्यू टू द वी नो द जेट एंड ऑल थिंग कमिंग आउट ऑफ इट एंड नो। बट इसको कुछ टेल नहीं था, जेट नहीं थे, कॉमा नहीं था, तभी भी पेरिहेलियन के बाद इसका स्पीड बढ़ा, जिसे कम्प्लीटली नॉन ग्रेविटेशनल वे ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आई थिंक ये ज़्यादा एलियन ऑब्जेक्ट था एज़ कम्पेयर टू 3i एटलस। एक तो उसका शेप इतना फ्लैट था कम्प्लीटली, आप अगर आर्टिस्ट इलिस्ट्रेशन उसका देखोगे तो एक स्पेसशिप जैसा शेप दिखेगा उसका। तो उमा इज़ आई थिंक मोर देन एलियन देन दिस ऑब्जेक्ट। हो भी सकता है जैसे आपने कहा। मेरा अगला सवाल है, अगर कभी कल ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमें क्लोजली स्टडी करने का मौका मिला तो हम वो कैसे कर पाएंगे, या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन में इससे हमें कैसी मदद मिलेगी? अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेरा सुझाव है सभी एस्ट्रोनॉमर एजेंसीज या जो इसके ऊपर काम कर रहा है, कि ऐसी जो अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, ऐसे खास इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की बहुत रेयर होती है, एंड वी शुड प्रिपेयर फॉर आवर सेल्फ और रेडी आवर सेल्फ टू ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि 7 बिलियन ईयर पुराना ऑब्जेक्ट है, इतना पुराना ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में आना, इतने नज़दीक आना और इसको ऑब्ज़र्व कर पाना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करने के लिए वॉयजर जैसे स्पेसक्राफ्ट को हमें 40 साल पहले छोड़ना पड़ा था, इतना खर्चा हुआ था, इतना टाइम स्पेंड करना पड़ा। बट दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कमिंग इन आवर योर डोर स्टेप। तो हमें स्पेस में जगह जगह पे हमारी टेक्नोलॉजी, स्पेस टेलीस्कोप, स्पेसक्राफ्ट को प्लांट करना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ से भी आ जा सकते हैं। तो ऐसा ही एक मिशन है ईसा का जो 2029 में हो रहा है, उसे कॉमेट इंटरसेप्टर नाम दिया है उन्होंने, इंटरसेप्टर। कि अगर वो मिशन छोड़ेंगे 2029 में, वो जुपिटर के ऑर्बिट में पार्क होगा वो स्पेसक्राफ्ट, और जब भी ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आया है, तो इमिडिएटली दिस कॉमेट इंटरसेप्टर is going to follow that object very closely, राइट। तो ये मिशन है, तो ये अंडर डेवलपमेंट में है, 2029 में इसे लॉन्च किया जाएगा और हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिलेगी इसे, इस टाइप के ऑब्जेक्ट को नज़दीक से स्टडी करने के लिए। जैसे आपने कहा ये 7 बिलियन साल पुराना है, क्या हम उसे कभी वहाँ से ले पाएंगे? कोई ऑब्जेक्ट्स को कॉमेट में से यहाँ पे ले आना पाएगा, होगा ऐसे कुछ? सी ऐसे मैंने यही कहा ना आपको कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी हमें बनानी पड़ेगी कि जो स्पेस में रहेगी, मार्स के पास रहेगी, जुपिटर के पास, सैटर्न के पास,
कि कभी भी अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ, जैसे कि नासा का डार्ट मिशन था या फिर हाइबोसा मिशन जापान का था, कि उन्होंने एस्ट्रॉयड के ऊपर जाके वहाँ से मटेरियल लेके आए, राइट, थोड़ा। तो इसी काइंड ऑफ मिशंस को हमें रेडी रखना है। अगर कोई इतना पुराना, इतना एलियन ऑब्जेक्ट, इतना एंशियंट ऑब्जेक्ट आए, तो वो उस ऑब्जेक्ट के पास जाके उसके ऊपर लैंड होके वो मटेरियल को कलेक्ट कर पाए, राइट। तो इसमें काफ़ी तौर पर हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी, राइट, कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बाहर जो प्लैनेट्स है, जो सिस्टम्स है, स्टार, उनकी कंपोजिशन क्या होती है मटेरियल की। एक थ्योरी ऐसी भी है कि अर्थ के ऊपर लाइफ कहाँ से आई, तो वो थ्योरी को बोलते हैं पैंसपेरनिया थ्योरी, कि इसी टाइप के इंटरस्टेलर कॉमेट ने बाहर से लाइफ को सोलर सिस्टम में लाया, मार्स के ऊपर, वीनस के ऊपर, अर्थ के ऊपर उसको मिस आई लाइफ, उसमें से अर्थ के ऊपर वो सस्टेन हुई। ये थ्योरी है अभी तक। तो इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें इस टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा, और द कैंडिडेट लाइक दिस एटलस एंड ओमा इज़ द बेस्ट फॉर दैट। तो बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो सकती है इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को अगर स्टडी कर पाए हम तो। सो ये ऑब्जेक्ट के पीछे जो अभी रिसर्च चल रही है, इसमें हमारे देश भारत का क्या हिस्सा है? हम कुछ कर रहे हैं इसमें या नहीं? सच मानिए तो देखिए, मैं पिछले जुलाई से ट्रैक कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को। मैं जब भी नेट पे सर्च करता हूँ तो भारत में मुझे सिर्फ न्यूज़ चैनल ही मिल रहे हैं जो कुछ तो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी सुपरफिशियल थिंग, कि कहाँ से तो भी कुछ दूसरे मीडिया से पकड़ा वो बोला ऐसा। भारत के ऊपर कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन के लेवल पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, और डिस्कवरी की बात करेंगे, साइंटिफिक डिस्कवरी या साइंटिफिक वर्क की, तो वो तो ज़ीरो हो रही है। सी मेरा ऐसा मानना है कि भारत में भी कुछ ऑब्जर्वेटरीज़ है, पावरफुल ऑब्जर्वेटरीज़ भी है। भारत का अपना मंगलयान ऑर्बिटल है जो मंगल के आसपास घूम रहा है। तो हमें इस जैसे टॉपिक में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, करना चाहिए आगे जाके, क्योंकि ये एक ऐसे फील्ड को मोटिवेट करता है कि जिसमें आगे जाके बहुत वर्क होने वाला है, ज़रूरी भी है, राइट। तो भारत में अभी इसके ऊपर बहुत ही कम काम हो रहा है, इवन दो द नॉलेज स्प्रेडिंग भी बहुत कम हो रहा है। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट पॉडकास्ट हिंदी में और भारत में हो रहा है इस कॉमेट पे डेडिकेटेड, मीन्स साइंटिफिक बेस्ड पॉडकास्ट कह सकते हो। तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि भारत में ऐसा बहुत काम होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट है लाइक आयु का, देन आइसर, या जो एस्ट्रोनॉमी में काम करते खास तौर पर, तो उन्होंने आगे आके ऐसे काम को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। जी, ये तो है। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे ये एक टाइप का कॉमेट है, ठीक है, ये कुछ और भी हो सकता था शायद, बट इसे कॉमेट ही क्यों कहा जाता है? मतलब शायद कुछ और भी हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारी थियरी है, जैसे बताया गया। अभी एक मैंने न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा कि इसमें से रेडियो फ्रीक्वेंसी भी डिटेक्ट हुई है, एस्ट्रोनॉमर्स ने इस पे से कुछ डिटेक्ट किया। तो ये कुछ और भी हो सकता है, राइट, जो हमें पता भी नहीं। सी कॉमेट को कॉमेट ही क्यों कहते हैं, तो कॉमेट इज़ अ नेम गिवन टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट विच शोइंग सम सर्टन कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने आपको बताया कि एक मेटेरॉइड से बड़ा होना चाहिए, उसका जो पाथ है वो एक तो हाई इसेंट्रिसिटी इलिप्टिकल होना चाहिए, मीन्स जो इलिप्स है उसका सन के अराउंड घूमने का हाई इसेंट्रिसिटी बहुत लंबा होना चाहिए। देन जैसे ही वो सन के साथ पास आएगा तो उसमें उसको टेल आती है ड्यू टू द सब्लिमेशन प्रोसेस एंड ऑल थिंग। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम कॉमेट कहते हैं, राइट। अभी इस ऑब्जेक्ट को क्यों कॉमेट कहेंगे, तो इसमें से 50% कैरेक्टरिस्टिक ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, कि इसको टेल भी आ रही है, इसका जो पाथ है ये भी बियॉन्ड इलिप्टिकल हाइपरबोलिक पाथ है, एंड इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। इसे एस्ट्रॉयड या मेट्रॉयड नहीं कह सकते, साइज़ बड़ा है, पाथ भी बड़ा है, और स्पीड भी एक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हमने इसको कॉमेट नाम दिया। और इंटरस्टेलर क्यों किया, मैंने आपको बताया कि ये बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम है। सो सर, आपको क्या लगता है, एलियंस है? सी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट में मैं आपको जवाब दूंगा। पहली चीज़ तो एलियन क्या होता है। एलियन इज़ द टर्म वी यूज़ टू डिनोट द सम फॉर्म
विच इज़ बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, ओके, और बियॉन्ड आवर अर्थ ऑल्सो। तो एलियन कॉमेट कह सकते हो, एलियन पार्टिकल्स या जो भी चीज़ें। तो एलियन के इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो तो एलियन लाइफ है कि नहीं जो बियॉन्ड आवर अर्थ या सोलर सिस्टम है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में जो सोलर सिस्टम हम यूनिवर्स की बात करते हैं, तो हमारे जैसा प्लैनेट, हमारे जैसे सन का होना 100% पॉसिबल है। तो लाइफ या एलियन लाइफ होना भी पॉसिबल है 100%। दूसरा इसका पार्ट आता है कि क्या हम उस लाइफ को ढूंढ सकते हैं या वो लाइफ हमें ढूंढ सकती है कि नहीं। सो दैट इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर, कि कैसे ढूंढा जाए या वो हमें कैसे ढूंढेंगे। तो इस सारे क्वेश्चन का जवाब मुझे लगता है आने वाले कुछ डिस्कशंस में हम देंगे। बट डेफिनेटली एलियन लाइफ है यूनिवर्स में, और अगर हमारा नसीब अच्छा होगा या हमारा काम अच्छा होगा तो हमारे लाइफ टाइम में या सिविलाइजेशन के लाइफ टाइम में हम उन्हें ढूंढ पाएंगे, शायद वो हमें या ये भी हो सकता है। यस। या जैसे आपने कहा, हमारे और भी कुछ सवाल है जो हम अगले पार्ट में हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। यस। और एक चीज थी कि ये जो कॉमेट है ये 3I एटलस खास तौर पर, तो ये अर्थ के नजदीक आ रहा है 19 दिसंबर 2025 को, और तब उसके जो ऑब्जर्वेशंस होंगे वो काफी क्लियर डिटेल में होंगे। तो हम इसी तरह इसे ट्रैक करेंगे, हर अपडेट को स्टडी करेंगे। आई थिंक इसके नेक्स्ट पॉडकास्ट सेशन में हम इसके अपडेट्स एंड अर्थ के नजदीक आने के बाद क्या क्या देखा गया वो सब उसमें कवर करेंगे। ज़रूर, क्यों नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने कहा 19 दिसंबर को जब वो दिखेगा, तो हम क्या उसे अर्थ से देख पाएंगे एक टेलीस्कोप से? नहीं, स्टिल वो अर्थ के नजदीक में से इतना ही नजदीक नहीं आने वाला, ऑलमोस्ट 270 मिलियन किलोमीटर इतना नजदीक आने वाला है। और अर्थ एंड सन का जो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर का है। तो अर्थ एंड सन के डिस्टेंस से भी ज्यादा डिस्टेंस इतना नजदीक वो आएगा, बट दैट इज द क्लोजेस्ट वन। तो अर्थ से तो नहीं, मीन्स हम नहीं देख पाएंगे, जो स्पेस टेलीस्कोप से या बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज है वो उसे अच्छी तरीके से डिटेल में देख पाएंगे। अच्छा, काश देख पाता, हम हमारे स्टार गेजिंग सेशंस में ज़रूर इसे देख पाते। या आई विश। यस, थैंक यू सो या टू। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना सब बताया। Yes, thank you to थैंक यू invite. सो मच। Yeah.